के वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास वाटर रिसोर्स। ठीक है, आपका जो वाटर रिसोर्स है उसको किस तरीके से, मतलब सबसे पहले तो हम वाटर साइकिल को समझेंगे एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वाटर साइकिल एज अ होल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड एंड देखिए, सबसे बेसिक चीज़ तो मैं इस चैप्टर के थ्रू जो ये करना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दैट एक्सप्लेन द वाटर साइकिल, एक्सप्लेन इट विद अ डायग्राम, सो आप उसे एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहले हम वाटर रिसोर्स को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, जितना भी बड़ा ये है। Introduction. The United Nations has recognized access to water as a basic human right, stating that water is a social and cultural good, not merely an economic commodity. Since ancient times, water has been recognized universally as an invaluable resource. Water has been harvested in India since the dawn of civilization. The Ramayana, Mahabharata, and various other Vedic, Buddhist, and Jain texts contain several references to water harvesting structures in existence and water being revered as a life-giving and sustaining force. Water covers 70 to 75% of the Earth's surface, of which 97.2 is locked in sea or ocean. 1332 million cubic kilometers, considering total availability as 1400 million cubic kilometers. 3% is fresh water, 2.15% in polar ice caps, 29.20 cubic kilometer, that is less than 1% available as surface and subwater and subsurface water, river, streams, lakes with which we have to manage ourselves. Water is renewable resource. It may change its form, but quantity of water on earth has remained same for millions of years. Out of 1400 million cubic kilometer of water available on earth, only 14 million cubic kilometer is fresh water. As per the National Commission on Agriculture, considering an average rainfall of 1200 millimeter, the water wealth of India is about 400 million hectare meters. नाउ हाउ द वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ सरफेस। तो सबसे पहले ये वाला पैरा मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन ने वाटर की जो एक्सेस है उसको एक बेसिक ह्यूमन राइट के तौर पर रिकग्नाइज़ किया, यानी वाटर मिल पाना सबको ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है और वाटर एक सोशल और कल्चरल गुड है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। और वो कोई इकोनॉमिक कमोडिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक सोशल और कल्चरल गुड भी है। और एंशियंट टाइम से हम ये देखते हैं कि वाटर को एक यूनिवर्सली उसको एक इनवैल्यूएबल सोर्स माना जा रहा है, यानी एक अमूल्य सोर्स माना जा रहा है जिसका आप मूल्य नहीं लगा सकते, ऐसा सोर्स माना जा रहा है। सो वाटर हार्वेस्टिंग के काफ़ी सारे तरीके हमें सिविलाइजेशन के डोन से मिलते हैं, यानी जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, जब सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी, जब से हमें वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत से तरीके मिलते हैं। रामायण में, महाभारत में, दूसरे वैदिक या बुद्धिस्ट या जैन टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के रेफरेंस दिए गए हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। और वाटर को एक मतलब जो आपने पानी जो यूज़ कर लिया है उसको रीयूज़ करने के तरीके बताए जा रहे हैं, उसको वापस से नेचर में रिवर किया जा रहा है। रिवर्स करने से क्या हो रहा है कि लाइफ मिल रही है और लाइफ गिविंग और सस्टेनिंग फोर्स की तरह वाटर काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आज नहाए, ठीक है, फिर आपने वो पानी पौधों में डाल दिया, ठीक है, तो वो पानी क्या हुआ, जो पानी आप वेस्ट करते, नाले में फेंकते, वो पानी जो है वो आपने पौधों में डाल दिया, तो उससे क्या हो गया कि पौधों को भी लाइफ मिल गई और पानी वेस्ट होने से भी बच गया। इसी तरीके से जब आप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना भी पानी हम यूज़ करते हैं या जो पानी बारिश के थ्रू आता है, अगर हम उसे वापस ग्राउंड में पहुंचा दें एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू, तो वो पानी फ्रेश वाटर बन के फिर से ग्राउंड में चला जाता है। सो वाटर जो है वो धरती का 70 से 75% भाग कवर करता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस का, जिसमें से 97.2% सीज में और ओशंस में लॉक्ड है, जिसको अगर हम मिलियन क्यूबिक किलोमीटर में नापें तो ये होता है 1332 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, दैट इज़ द टोटल। एंड जिसमें अगर हम टोटल अवेलेबिलिटी की बात करें तो सिर्फ 1400 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, मतलब 97.2%, यानी कि 1332 आउट ऑफ 1400 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर क्या है, ये आइस कैप्स और
सॉरी ये सीज और ओशंस में लॉक्ड है, ठीक है। और ये पानी सलाइन इतना होता है कि इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। फिर जो 3% पानी जो बच जाता है 97.2 में से, उसमें से 2.25%, 2.25 भी नहीं है, 2.15% है, ठीक है। तो 2.15% फ्रेश वाटर है। अब ये जो फ्रेश वाटर है मतलब 3% जो फ्रेश वाटर है, उस फ्रेश वाटर का 2.15% पोलर आइस कैप्स, पोल पे जो आइस कैप्स हैं उनके फॉर्म में लॉक्ड है। 29.20 क्यूबिक किलोमीटर के आसपास है, जो कि लेस देन 1% है, जो हमें सॉरी मतलब लेस देन 1% हमें अवेलेबल होता है एज सब सरफेस वाटर, यानी कि रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक के फॉर्म में जो पानी हमें मिल रहा है। और हमें इसी पानी में ग्राउंड वाटर और सब सरफेस वाटर में खुद को मैनेज करना है। सो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, आप इसको रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, लेकिन क्वांटिटी वाटर की जो है अर्थ पे वो सेम रहेगी फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। 1400 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर की अगर हम बात करें जो पानी अवेलेबल है अर्थ पे, उसमें से सिर्फ 14 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर फ्रेश वाटर है। 1400 में से सिर्फ 14 मिलियन, यानी 1% के आसपास है। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की अगर हम कंसिडरेशन लेते हैं तो उनका मानना ये है कि एक अवेलेबल जो एवरेज रेनफॉल है वो 1200 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। तो 1200 मिलीमीटर नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एवरेज रेनफॉल मानती है 1200 मिलीमीटर का, और जो वाटर वेल्थ है इंडिया की वो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर्स है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। अब ये डायग्राम पे आ जाओ। यहाँ पे हमें बताया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ्स वाटर, यानी कि धरती का पानी किस तरीके से डिवाइडेड है। तो अर्थ के पानी में सलाइन ओशंस में पानी है 97%, फ्रेश वाटर है 3%, ठीक है। फिर फ्रेश वाटर का डिवीजन की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर में आइस कैप्स और ग्लेशियर्स है 68.7%, और ग्राउंड वाटर है 30.01%, और सरफेस वाटर है 0.3%, और बाकी 0.9% अदर्स फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर हम फ्रेश सरफेस वाटर की बात करें, यानी कि जो ये जो 0.3% है, अगर हम इसी को बड़ा कर दें तो हम ये देखते हैं कि इसमें से लेक्स में 87% मौजूद है, स्वाम्प्स में 11% मौजूद है, और रिवर्स में सिर्फ 2% पानी मौजूद है, ठीक है। तो यही मेन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मेन सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर आर यूज़ आर, ठीक है। मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं जिनसे हम अपने इस्तेमाल का पानी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो आपको पढ़ना है वो है रेनफॉल। इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 15 इकोलॉजिकल रीजन्स। द वास्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री इज रिफ्लेक्टेड इन द डाइवर्सिटी इन अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। With an average annual rainfall of 1170 millimeter, India is one of the wettest countries in the world. However, there are large variations in the seasonal and geographical distribution of rainfall over the country. At one extreme are areas like Cherrapunji in the northeast, which is drenched each year with 11,000 millimeters of rainfall. And at the other extreme are places like Jaisalmer in the west, which receives barely 200 millimeters of annual rainfall. Though the average rainfall is adequate, nearly 3/4 of the rain pours down in less than 120 days from June to September, ठीक है। सो इंडिया ब्रॉडली डिवाइडेड है 15 इकोलॉजिकल रीजन्स में, 15 इकोलॉजिकल जोन्स में, और जो वास्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री की वो पता चलती है उसके अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स की वजह से कि वो कितना वेरी कर रही है। अगर एवरेज एनुअल रेनफॉल 1170 मिलीमीटर का इंडिया में है, सो इट डजंट मीन्स के ये हर जगह इक्वल होगा, ठीक है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होता है। इंडिया वन ऑफ द वेटेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा तो नहीं, बट देयर इज़ अ एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो लार्ज वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं सीजनल और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में रेनफॉल के, ठीक है। एक एक्सट्रीम पे चेरापूंजी है। चेरापूंजी नॉर्थ ईस्ट में है, जो पानी से लबालब भर जाता है। क्यों? मतलब भर नहीं जाता है, लेकिन वहाँ रेनफॉल का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 11,000 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो हमें मिलता है जैसलमेर ये गुजरात राजस्थान वाले रीजन में, और जो कि बियरली 200 मिलीमीटर की एनुअल रेनफॉल रिसीव कर रहा है, ठीक है। एवरेज रेनफॉल तो एडिक्वेट है इंडिया का, लेकिन 3/4 रेन जो है वो सिर्फ 120 दिन के समय में ही हो जाती है। जून टू सितंबर के टाइम में ही
हो जाती है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है दैट एवरेज रेनफॉल बहुत अच्छा होने से ये बिल्कुल हम नहीं मानेंगे कि पूरा जो कंट्री है वो एक सा पानी रिसीव कर रहा है, बल्कि हर एरिया का अपना लगा है। अब आप ये सोचिए कि 11,000 अगर किसी एक ही जगह का है रेनफॉल, तो उससे एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ेगा, है ना। दूसरा रिसोर्स है ग्राउंड वाटर। इंडियाज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर ऑलमोस्ट 10 times इट्स एनुअल रेनफॉल। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंट्री हैज़ एन एनुअल exploitable groundwater potential of 26.5 million hectare meters. Nearly 85% of currently exploited groundwater is used only for irrigation. Groundwater accounts for as much as 70 to 80% of the value of farm produce attributable to agriculture to irrigation. Besides, groundwater is now the source of 4/5 of the domestic water supply in rural areas and around half that of urban and industrial areas. However, according to the International Irrigation Management Institute (IIMI), the water everywhere in India is falling at between 1 to 3 meters every year. Furthermore, the IIMI, that is International Irrigation Management Institute, estimates that India is using its groundwater resources at least twice as fast they are being replenished. Already excessive groundwater mining has caused land subsidence in several regions of central उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो ग्राउंड वाटर जो है वो इंडिया का ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑलमोस्ट 10 गुना है उसके एनुअल रेनफॉल से, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारा कंट्री एनुअल एक्सप्लॉयटेबल ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल, मतलब हमारे कंट्री का एनुअल एक्सप्लॉयटेबल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल 26.5 मिलियन हेक्टेयर मीटर्स है, जो कि नियरली 85% है करंटली एक्सप्लॉयटेड ग्राउंड वाटर का, ठीक है। नियरली 85% जो है वो करंटली एक्सप्लॉयटेड का सिर्फ इरिगेशन में इस्तेमाल होता है। यानी जो भी आप एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 100 लीटर पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं तो 100 लीटर का 85 लीटर जो है वो इरिगेशन में जा रहा है खाली, ठीक है। बाकी का जो है वो दूसरे यूजेस में आ रहा है। ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा 70 से 80% उसकी है फार्म प्रोड्यूस, मतलब जितने भी फार्म प्रोड्यूस पे इरिगेशन दिया जाता है उसका ज़्यादातर भाग ग्राउंड वाटर से ही कवर होता है। इरिगेशन के लिए ज़्यादातर पानी 70 से 80% पानी ग्राउंड वाटर से लिया जा रहा है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर 4 to 5 ऑफ द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज़, यानी घरों में जो पानी की सप्लाई दी जाती है उसके लिए भी 4 से 5 टाइम्स अगर हम देखें तो वो ग्राउंड वाटर से ही दी जा रही है। 4/5 यानी 4/5 का रेशो है, यानी कि अगर 5 घरों में पानी जा रहा है तो उनमें से 4 घरों में वाटर सप्लाई जो है वो ग्राउंड वाटर की है और हाफ है वो अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए, ठीक है। यानी अगर यहाँ 4/5 जा रही है तो अर्बन एरियाज़ में इसकी डबल जा रही होगी, इसका सीधा हिसाब ये है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इसकी भी डबल जा रही होगी, ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (IIMI) के अनुसार अगर हम देखें तो जो वाटर टेबल है इंडिया के हर रीजन में वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है और हर साल वो 1 से 3 मीटर तक घट जाता है, ठीक है, वाटर टेबल। इसके अलावा IIMI ये भी एस्टिमेट करती है कि इंडिया अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्स को काफ़ी तेज़ी से यूज़ कर रहा है और दुगने रेट पे यूज़ कर रहा है, यानी उसको रिप्लेनिश, उसको वापस भरने के रेट से दुगने रेट से वो अपने ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहा है। ऑलरेडी एक्सेसिव ग्राउंड वाटर माइनिंग हो चुकी है और जिसकी वजह से सब्सिडेंस भी हुआ है काफ़ी रीजन्स में सेंट्रल उत्तर प्रदेश के। नाउ द नेक्स्ट सोर्स दैट इज़ यूज फॉर आवर यूजेस ऑफ that is used for quenching the thirst of water. So there are 14 major, 44 medium and 55 minor river basins in the country. The major river basins constitute about 83 to 84% of the total drainage area. This, along with the medium river basins, accounts for 91% of the country's total drainage. India has the largest irrigation infrastructure in the world, but the irrigation efficiencies are low at around 35%. तो 14 मेजर और 44 मीडियम और 55 माइनर रिवर बेसिन्स हमें पूरे कंट्री में देखने को मिलते हैं। जो मेजर रिवर बेसिन्स हैं वो 83 से 84% तक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल ड्रेनेज एरिया का,
और अगर हम मीडियम रिवर बेसिन्स को देखें तो वो 91% तक कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के टोटल ड्रेनेज का। तो इंडिया का लार्जेस्ट इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के पास पूरी दुनिया में, लेकिन जो इरिगेशन एफिशिएंसीज़ हैं वो काफ़ी लो हैं, वो 35% के आसपास है। ठीक है, ये तो हो गए 3 मेजर वाटर रिसोर्सेज के, कहाँ से हम वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ से हम अपनी यूज़ के लिए वाटर ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे कंजप्शन पैटर्न्स की। ठीक है, हाउ आर वी कंज्यूमिंग द वाटर, व्हाट आर द पैटर्न्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर। देन we have, after these reasons, we have case study Narmada river dams. Then next is sustainable water management. Okay, this much you have to study today. So हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे, है ना। कंजम्पशन पैटर्न्स, अगर हम कंजम्पशन पैटर्न्स को भी समझ लें तो उससे भी हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। टुडे ड्यू टू इंक्रीजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स वाटर इज़ बिकमिंग स्कार्स एंड दिस स्कार्सिटी इज़ एन इमर्जिंग थ्रेट टू द ग्लोबल पॉपुलेशन रेंडरिंग द एडेजेस ऑफ द बाइबल एंड कुरान इररेलेवेंट। Global consumption of water is doubling every 20 years, more than twice the rate of human population growth. At present, more than 1 billion people on Earth lack access to fresh drinking water. By the year 2025, the demand for fresh water is expected to rise to 56% above what currently available water can deliver. If current trends persist, if per capita water availability is any indication, water stress is just beginning to show in India. This index is based on the minimum per capita level of water required to maintain an adequate quality of life in a moderately developed arid zone country, a region where renewable fresh water availability is below 1700 cubic meters per capita per annum is a water stress region and one where availability falls below 1000 cubic meters per capita per annum experiences chronic water scarcity. The annual per capita availability of renewable fresh water in the country has fallen from around 5277 cubic meters in 1955 to 2464 cubic meters in 1990. Given the projected increase in population by the year 2025, the per capita availability is likely to drop to below 1000 cubic meters to the level of water scarcity. If it falls below 500 cubic meters, it is the state of absolute scarcity. India is expected to face critical levels of water stress by 2025. At the global level, 31 countries are already short of water, and by 2025, there will be 48 countries facing serious water shortages. The United Nations has estimated that by the year 2050, 4 billion people will be seriously affected by water shortages. This will lead to multiple conflicts between countries over the sharing of water. Around 20 major cities in India facing chronic or interrupted water shortages. There are 100 countries that share the water of 13 large rivers and lakes. The upstream countries could starve the downstream nations, leading to political unstable areas across the world. Examples are Ethiopia, which is upstream on the Nile, and Egypt, which is downstream and highly dependent on the Nile. International accords that will look at a fair distribution of water in such areas will become critical to world peace. Water is essential for all forms of life. Many uses of water include agricultural, industrial, household, recreational, and environmental activities. Virtually all of these human uses require fresh water. No plant or animal species can survive without water. If water in our body drops by 1%, we feel thirst. If it drops by 10%, we face death. A person needs a minimum of 20 to 40 liters of water per day for drinking and sanitation. More than 1 billion people worldwide have no access to clean water. The world population has passed the 6 billion mark, and total annual freshwater withdrawal today are estimated at 3,800 cubic kilometers. Okay, so let's just do it. कंजम्पशन पैटर्न्स क्या है कि आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे कंजम्पशन पैटर्न्स में इंक्रीज़ आ रहा है, वाटर और ज़्यादा कैसा होता जा रहा है, स्कार्स होता जा रहा है, यानी कमी होती जा रही है पानी की। और ये जो कमी है ये एक इमर्जिंग थ्रेट है ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए, जो कि बाइबल और कुरान
दोनों ही कहते हैं कि आपको पानी को इस तरीके से यूज़ करना है, आपका पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि वो आप उसे आगे वाली जनरेशन के लिए बचा सको और आपको हिसाब देना है उसका। सो दोनों ही को वो मतलब एक तरीके से दोनों के ही ख़िलाफ़ जा रहा है जो आज के पैटर्न है। ग्लोबल कंजम्पशन वाटर का हर 20 साल में डबल हो जाता है, ठीक है, और ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ से ये दुगना है, ठीक है, हर 20 साल में डबल होना, तो ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ से दुगना है। और प्रेजेंट टाइम पे हम देखें तो 1 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं धरती पे जिनके पास फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और 2025 तक फ्रेश वाटर की जो डिमांड है वो 56% बढ़ जाएगी। जो उसकी करंट अवेलेबल है वाटर, जो जितनी डिमांड पूरी कर पा रहा है, अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो वो डिमांड 56% और बढ़ जाएगी 2025 तक। और पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी एक इंडिकेशन है, अगर होता तो वाटर स्ट्रेस अभी इंडिया में सिर्फ दिखना शुरू हुआ है। जो इंडेक्स है वो मिनिमम पर कैपिटा लेवल ऑफ वाटर, जो कि एक एडिक्वेट क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए ना मॉडरेटली डेवलप्ड एरिड जोन कंट्री, वो ये इंडेक्स उस पर बेस्ड है, ठीक है, मिनिमम पर कैपिटा पर। सो एक रीजन जहाँ पे रिन्यूएबल फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर एनएम से लो हो, वो एक वाटर स्ट्रेस रीजन होता है। और जहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है वो 1000 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा पर एनएम से भी नीचे चली जाती है, तो वहाँ पे क्रॉनिक वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। जो एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है रिन्यूएबल फ्रेश वाटर की कंट्री में, वो अब 5277 क्यूबिक मीटर से भी नीचे चली गई है 1955 में, और 2464 के नीचे चली गई वो 1990 में।